अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट करने लगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और गैसेस एक्सचेंज को हम रिस्पायर करना यानी रिस्पायरेशन भी कहते हैं, ठीक है, कि हम रिस्पायर कर रहे हैं। बट ऑलरेडी आपसे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि रिस्पायरेशन दो तरह की होती है, एक ऑर्गेनिज्मिक जो यहाँ पे मेंशन है एंड दूसरी जो होती है वो होती है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन हमने चैप्टर नंबर 11 में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल ऑक्सीजन को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिज्मिक जो रिस्पायरेशन है उसका वो ब्रीथिंग को कहते हैं और उसके लिए एक और टर्म वेंटिलेशन भी यूज़ होती है। तो इसका क्या मतलब है कि जी ब्रीदिंग या वेंटिलेशन यानी हम क्या कर रहे हैं, गैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और अपनी बॉडी से ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपको पता है कि अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले या हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना जाए तो उस इंसान की जो है वो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट ये कि इस गैसेस एक्सचेंज के लिए कौन सा मीडियम, कौन सा जरिया इस्तेमाल होता है। तो दो ऑप्शन सी, एक एयर और दूसरा क्या है, वाटर। दोनों में क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। हवा में भी ऑक्सीजन होता है और पानी में भी ऑक्सीजन होता है। तो एक्सचेंज जो है वो ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन का होता किस जरिए, जो प्रोसेस है वो जो मेन ये वो यानी जो तरीका यूज़ किया जाता है वो तो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन आपको पता है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करने का जो अमल है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो रिस्पायरेटरी गैसेज जो है वो भी यही अमल के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए ही एक्सचेंज की जाती हैं। अब किस तरह कि आप देखें कि हमारी बॉडी जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, हमारी बॉडी में देखें सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और इन्वायरमेंट में 0.03% एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है। तो बड़ी आराम से हमारे लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर हवा में चली जाएगी। और इसी तरह एयर में 16% ऑक्सीजन है, बट हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है। तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और बॉडी में क्या है, कम। तो इस लिहाज से जी क्या होता है कि ऑक्सीजन भी जो है वो डिफ्यूजन के जरिए यानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव करती है। ये मैंने एक आपके समझाने के लिए आपको बनाया कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा। तो ऑक्सीजन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन मूव करती है इनटू द बॉडी जो जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन लो है, और कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो एयर में जाती है जहाँ उसकी मिकदार जो है वो थोड़ी है। तो वही बात कि ये जो गैसेस एक्सचेंज है ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। और ना ही यहाँ पे फिर कोई बात कि यहाँ पे कोई एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, यानी आपको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती गैसेस एक्सचेंज के लिए। और इस मैटर के लिए कहते हैं जी एयर इज बेटर मीडियम देन वाटर। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच मीडियम इज प्रेफर्ड फॉर गैसेस एक्सचेंज, कि एयर और वाटर में से कौन सा मीडियम जो है उसको बर्तरी दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ आपको उसका आंसर मिल गया कि एयर जो है वो बेटर मीडियम है। अब इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो आपको एयर से ज़्यादा आसानी से मिल जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों, इस वजह से कि सबसे पहले कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट एयर में है, यानी एयर में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो पानी की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। कि इज मच हायर देन द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ, यहाँ साथ बताया भी हुआ है कि अगर आप 1 लीटर लें पानी और साथ ही आप 1 लीटर लें फ्रेश एयर, तो उस 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन मिलेगी, जबकि आपको वो 1 लीटर जो हवा मिल रही है फ्रेश उसमें 200 ml जो है वो ऑक्सीजन मिलेगी। यानी इसके आप देखें कि मिकदार में कितना ज़्यादा फर्क है एयर और वाटर में। दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, डिफ्यूजेज अबाउट 8000 टाइम्स मोर क्विकली इन एयर देन वाटर। पहली रीज़न कि मिकदार में बहुत फ़र्क है। दूसरा, ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी से मूव करती है, हवा में 8000 गुना ज़्यादा जल्दी मूव करती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। उसके अलावा जी और भी इनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं कि ब्रीदिंग और वेंटिलेशन जो है उसमें डायरेक्टली एक्सचेंज होना है गैसेस का। तो हवा में जो है लेना वो बहुत आसान है सांस लेना एज कम्पेयर टू वाटर। उसकी वजह क्या है कि पानी जो है वो 8000 गुना ज़्यादा डेंस है, ठीक है। आपको पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को कहते हैं, तो पानी की डेंसिटी 8000 टाइम्स ज़्यादा है हवा से। इसके अलावा वो गाढ़ा भी ज़्यादा है, 50 टाइम्स ज़्यादा गाढ़ा है एज कम्पेयर टू एयर। तो इस वजह से जो चीज़ ज़्यादा गाढ़ी है, जो चीज़ ज़्यादा डेंस है, वहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन भी थोड़ी होगी, कम मूव करेंगे, उनकी कंसनट्रेशन भी थोड़ी है। तो इस वजह से आप हवा में को जो है वो प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वाटर फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक आपका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो गैसियस एक्सचेंज तो दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। मैंने आपको जो आगे बताया ना बॉडी और एयर वाला, वो तो मैंने आपको एनिमल्स के लिहाज से बताया, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का थोड़ा सा एनिमल से थोड़ा फर्क है। वो इस लिहाज से कि एनिमल्स में होता है कि उन्होंने ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाना है, इनहेल करना है, लेकिन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो एनिमल्स के पास तो कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। हमारे पास तो लंग्स हैं। तो जी प्लांट्स जो है उसमें अब जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट का हर सेल कर रहा होता है, ठीक है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कि एवरी सेल ऑफ प्लांट कैरीज आउट गैसेस एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, कि जितनी उसको ज़रूरत है उतनी फोटोसिंथेसिस करता है। आपको पता है ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम और फ्लोएम तो मौजूद है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई भी चीज़ प्लांट के पास नहीं है। ज़्यादातर जो मीजोफिल सेल है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्रेजेंट, उनके दरमियान में लार्ज एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। ये मैंने थोड़ी सी इधर डायग्राम बनाई हुई है ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए। अगर आप प्लांट को काट के देखें ना साइड से, तो आपको नजर आएगा कि ऊपर एक इसके एपिडर्मिस है
और एक लोअर एपिडर्मिस है, और ये दरमियान में गार्ड सेल है जहाँ पे स्टोमेटा है। तो दो तरह के मेसोफिल सेल होते हैं, एक ये वाले ये जो बड़ी तरतीब से लगे हुए हैं पैलिसेड मेसोफिल, और ये जो कुछ बिखरे हुए हैं इनको कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्जी मेसोफिल है इनके दरमियान आपको स्पेस नजर आ रही है, तो ये है जी एयर स्पेसिस। ठीक है, तो ये इन एयर स्पेसिस की बात हो रही है कि ये मेसोफिल सेल जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है उनके दरमियान मौजूद होती है एयर स्पेसिस। तो एयर स्पेसिस से क्या होगा, यहाँ पे हवा आएगी, और हवा आएगी तो साथ अपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी लेके आएगी। इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। ये जो एयर स्पेसिस हैं ये गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया स्टोमेटा जो है वो गैसेस एक्सचेंज की मेन साइट है। स्टोमेटा हर लीफ में प्रेजेंट होते हैं, यंग स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ओल्डर स्टेम कॉर्क वगैरह में वो क्योंकि डेड हो चुके होते हैं तो उन्होंने अपने अंदर छोटे छोटे पोर्स बना लिए हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। आपने लेंटिसेल्स का नाम पहले भी सुना हुआ है कि जो छाल होती है दरख्त की उसके अंदर जो सुराख होते हैं उनको आप स्टेम के अंदर उनको लेंटिसेल कहते हैं। ये भी गैसेस एक्सचेंज कराते हैं। तो जो लैंड प्लांट है जो जमीन पे रहते हैं उन्होंने एयर से ले लेनी है ऑक्सीजन, और आपको पता है कि जो होंगे वो प्लांट्स जो पानी में होते हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेंगे। तो इनके ऊपर जी एनॉर्मस नंबर बहुत ढेर सारा जो है ना स्टोमेटा इनमें मौजूद है। अब आप ये अंडरलाइन कर लें कि 12,000 स्टोमेटा जो है वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ टोबैको प्लांट में जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जी स्टोमेटा जो है वो आगे जाएगा इंट्रासेलुलर स्पेसिस की तरफ। पहले मैंने आपको बताया ये स्टोमेटा यानी ये गार्ड सेल के दरमियान की जो ओपनिंग है इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये आगे कहाँ जाएगी, इधर इंट्रासेलुलर स्पेसिस जो इन सेल्स के दरमियान स्पेसिस है वहाँ पे। तो स्पेसिस जो है वो इस तरह की है जिस तरह एक हनी कॉम होता है। स्पेसिस यानी एक सेल में 40% से जितना वॉल्यूम जो है वो यानी उसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ एयर स्पेस होगी, इस तरह की खाली जगह होंगी। 40% एक पत्ते में ये हो सकती हैं, यानी एक पत्ता अगर पूरा 100% उसका वॉल्यूम है तो उसमें से 40% जो है वो एयर स्पेस हो सकती है उसमें। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो यहाँ पे मेसोफिल सेल वगैरह में जाके होती है। तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स जो है वो क्या करती हैं कि द रूट्स ऑफ द प्लांट लैंड प्लांट गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एग्जिस्टिंग इन द स्पेसिस बिटवीन के। अब अगर हम बात करें कि स्टेम तो जमीन से बाहर है तो रूट्स किस तरह लेती है, तो रूट्स मिट्टी के अंदर जो हवा जाती है, मिट्टी के अंदर एयर स्पेसिस में हवा मौजूद होती है उसमें से ऑक्सीजन को लेती है। और जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो भी मैंने अभी पहले बताया कि जो पानी के अंदर डिजोल्व हुई हुई ऑक्सीजन होती है उससे डिफ्यूजन के जरिए अपनी ऑक्सीजन की नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे एक टॉपिक है फोटो रिस्पायरेशन। तो क्योंकि इस चैप्टर से जो है वो पहली दफ़ा लॉन्ग आ रहा है तो माइट भी ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आ जाए। ठीक है, तो फोटो रिस्पायरेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज के फोटो रिस्पायरेशन क्या होती है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं, बट पहले हम दूसरी तरफ से पढ़ते हैं। यहाँ से मैं पहले आपको पढ़ा रही हूँ जो सेकंड पेज है कि इन अ हॉट ड्राई डे, कि एक दिन जो बहुत खुश्क है और वहाँ पे बहुत गर्मी है तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्योंकि बार बार फोटोसिंथेसिस हो रही है तो स्लीप में राइज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टोमेटा बंद कर दिए। स्टोमेटा इसलिए बंद कर दिए कि देखें हॉट और ड्राई डे है तो कहीं पानी लॉस ना हो जाए, तो इसलिए प्लांट ने अपने स्टोमेटा को बंद कर दिया है। यानी बाहर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रही और अंदर बनने वाली ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही, इसलिए पत्ते के अंदर क्या हो गया है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फॉल कर गया है क्योंकि जो जितनी प्लांट के अंदर मौजूद थी वो इस्तेमाल हो गई है फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन जो है वो बनती जा रही है और स्टोमेटा क्लोज है तो वो बाहर भी नहीं जा रही। ठीक है, तो इस वजह से प्लांट जो है वो एक नया काम करना शुरू कर दे। प्लांट में जो है आपका एक एंजाइम आपने पढ़ा था आरयूबीपी, रुबिस्को जिसको मैंने कहा था, सॉरी ये तो वो है ना आपका आरयूबीपी तो वो कंपाउंड है। तो रुबिस्को नाम का आपको याद होगा कि जब हमने केल्विन साइकिल पढ़ा था तो उस टाइम मैंने आपको कहा था ये एंजाइम है जो आरयूबीपी में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और फिर आगे जो है सिट्रेट बनाता है। तो यही आरयूबीपी जो है ये क्या काम करता है, ये देखें ये रुबिस्को जो है ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है और साथ साथ ऑक्सीजन को फिक्स भी कर सकता है। जो इसको अवेलेबल होगी ये उसको फिक्स कर देगा। अब देखिए फोटो रिस्पायरेशन में मैंने आपको अभी बताया एक बात कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हो गई है कम। तो अब रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, उसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो उठा के ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है जैसे वो केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें कि रिस्पायरेटरी एक्टिविटी जो दिन के वक्त प्लांट में होती है उसका फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज की जाती है और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो ये बातें पहले हम आगे पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है वो जो कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है फिक्सेस ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच रिजल्ट्स इन लोअरिंग द ओवरऑल रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड प्लांट ग्रोथ। तो इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि रुबिस्को अब ऑक्सीजन को फिक्स करना स्टार्ट हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है। ठीक है, देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे। तो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी आरयूबीपी जो है वो पहला जो जैसे आपका केल्विन साइकिल का स्टेप था कि आरयूबीपी ऑक्सीजन को फिक्स के साथ मिल रहा था, रिएक्ट कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये काम भी रुबिस्को ही करेगा। ये लाइन अंडरलाइन कर लें कि जो आपकी क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो रुबिस्को है। ये एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंड प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि दुनिया में भी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और क्लोरोप्लास्ट में भी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसका नाम रुबिस्को है। रुबिस्को मैंने बताया कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज।
आगे जी रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज के तौर पे एक्ट करता है। जब वो ये मैंने बता दिया कि आरयूबीपी में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है, लेकिन रूबिस्को ऑक्सीजनेज के तौर पे एक्ट करता है जब वो ऑक्सीजन को ऐड करता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन जो है हम एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं। अब उसको जो मिल जाएगा उसने फिक्स कर देना। उसको ऑक्सीजन मिल ज़्यादा तो वो ऑक्सीजन को फिक्स करने लग गया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा। तो पहला रिएक्शन है कि आरयूबीपी ने रिएक्शन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ग्लाइकोलेट बनाया। अब आपकी बुक में इतना सही रिएक्शन है तो ये थोड़ा सा मैंने जरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि आरयूबीपी 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनेगा और 7 फास्फोग्लिसरिक ग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है जो 3 कार्बन वाला है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 2 5 मैंने बस आपको बैलेंस कराना था। उसके बाद अच्छा जी, अब यहाँ से जो ग्लाइकोलेट बना है वो डिफ्यूज करेगा इनटू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मेकिंग में और उसको दोबारा ब्रेक करने में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा इसके पास ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज भी था। ठीक है, तो वो क्या करता है कि इस ग्लाइकोलेट को जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइसिन। ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। सारे दरमियान के जो रिएक्शन थे वो यहाँ पे स्किप हो गया, आपको डायरेक्ट ये बना के दिखा दिया गया है। यही ग्लाइसिन जो है वो जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और वे एक सीरीन बना देंगे। सीरीन एक अमाइनो एसिड है जी। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं और वो चेंज होते हैं इनटू सीरीन और साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 2 होते हैं, 3 कार्बन वाले, 3 2 बार 6, 6 में से 2 ये बन गए, 3 ये, 3 और 2 5 और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो ये 6 कार्बन जो है इस तरह आपके पूरे हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पाथवे है ये फोटो रिस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा जैसे आपको याद होगा कि केल्विन साइकिल में जब उससे पहले लाइट रिएक्शन हुआ था उसमें एटीपी और एनएडीपीएच बने थे, तो केल्विन साइकिल में वो यूज़ हुए थे। तो सिमिलरली फोटो रिस्पायरेशन में भी ये एटीपी और जो एनएडीपीएच है ये इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन जो है वो रिवर्स है केल्विन साइकिल का, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जबकि वहाँ पे जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही थी। ठीक है, और फोटो रिस्पायरेशन की वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स नहीं होती तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते, तो कार्बोहाइड्रेट की फिक्सेशन या कार्बोहाइड्रेट बनने की जो क्वांटिटी है वो 25% कम हो जाती है। ठीक है, अब इसकी पहले ये आपको दोबारा पढ़ा रही हूँ ताकि अब आपको शायद इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए कि वो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी जो डे टाइम ये दिन के वक्त ये भी काम होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस दिन में होती है, ये भी दिन के वक्त होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब जो है इज नॉट यूजफुल टू प्रोड्यूस एनर्जी सच एज एटीपी, के एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। और ये जो ऑक्सीजन है ये डिराइव की जाती है फोटोसिंथेसिस में। आपको याद है पहले स्टेप पे जब फोटोलाइसिस होती है तब जो ऑक्सीजन निकलती है ये वो वाली ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे जी लास्ट पैराग्राफ है कि फोटो रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है उसको कम कर देती है। तो इस वजह से हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई प्लांट के लिए कोई एसेंशियल चीज़ है, और इसके बगैर भी प्लांट जो है वो नॉर्मली ग्रो कर लेते हैं। तो अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर फोटो रिस्पायरेशन एग्जिस्ट ही क्यों करती है? इसकी एग्जिस्ट करने की वजह ये है, इसकी एग्जिस्ट करने की वजह रूबिस्को है, क्योंकि रूबिस्को जब पहले इवॉल्व हुआ था या जब स्टार्ट में फोटोसिंथेसिस होती थी तो तब जो है वो ये इसलिए प्रॉब्लम नहीं था कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती थी। ऑक्सीजन बहुत कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से क्या करती थी, बाइंड कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई तो फिर रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज भी हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी फिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब प्लांट ने ना इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बड़े मेथड निकाले हैं, बट आपकी बुक में वो डिस्कस नहीं हुए तो हम उनकी तरफ जाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे जी आपका फोटो रिस्पायरेशन का जो टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट, और इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो आप प्रिपेयर करेंगे।